औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज वाइट चैनल में हम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे? प्लांक क्वांटम थ्योरी। और प्लांक क्वांटम थ्योरी एक रिवोल्यूशन है साइंस में। 1900 में बहुत सारे डिस्कवर्स हुए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं। ठीक है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्स प्लांक का ये क्वांटम थ्योरी है, और जिसने क्वांटम फिजिक्स में ये है कि एक रिवोल्यूशन बर्पा किया। और मैं आपको अगर ये बताऊं कि इन्होंने एक बड़े कन्फ्यूजन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आपने याद रखना है, आपने मुझे याद करवाना है कि सर वो कन्फ्यूजन क्या था, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैं आपकी तवज्जो एक चीज की तरफ दिलाता हूं। पोस्टुलेट्स हम बाद में पढ़ेंगे, वो आसान हो जाएंगे अगर आप पहले साइंस को सोचें कि चलते फिरते साइंस कहां पे होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास इस तरह का एक आयरन रॉड है, ठीक है, क्या है? आयरन रॉड है। अब ये आयरन रॉड को जब हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, अब टेम्परेचर देते हुए ये रॉड हमारे पास कुछ कलर्स चेंज करता है। पहले ये हो जाता है रेड, पहले ये रेड बन जाता है। रेड के बाद ये ऑरेंज, क्या ऑरेंज हो जाता है। उसके बाद ये येलो, फिर ये वाइट, और एंड में ये हमारे पास क्या, एंड में क्या बन जाता है? पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, और फिर हमारे पास वाइट, एंड में ब्लू, क्या ब्लू। अब ये इतने कलर्स ये चेंज कर रहा है, ठीक है, और वो भी इस ऑर्डर में। इसकी चेंज करने की वजह क्या है? ये इतने सारे कलर ये क्यों चेंज करता है? ये इतने सारे कलर ये क्यों चेंज करता है? ये कभी आपने इस पे सोचा है कि एक आयरन रॉड को टेम्परेचर देने से ये कलर्स क्यों चेंज हो रहे हैं, या ये कलर इस सिमत में क्यों आ रहे हैं, ये कलर इस तरह क्यों नहीं चेंज होते? ठीक है, या फिर इसमें व्हाइट पहले क्यों नहीं होता, येलो पहले क्यों नहीं होता, ऑरेंज पहले क्यों नहीं होता? नहीं, आपने इस पे कभी नहीं सोचा। मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी। हम अगर ये एक बॉडी पड़ी है, इस पे ये रेडिएशन फॉल करती है, ठीक है। अब इन रेडिएशन में कुछ की हमारे पास रिफ्रैक्शन हो जाती है, कुछ की हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाती है, और कुछ यहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। क्या? एब्जॉर्प्शन। ये मुख्तलिफ किस्म के फिनोमिनास होते हैं। इसी फिनोमिनास की वजह से हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि चलो मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ नैनोमीटर में, और यहां पे मैं कहता हूं कि ये उनकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। हम एक टेबल को बनाते हैं। इस टेबल में मेरे पास सबसे पहले कौन सा कलर होगा? मेरे पास सबसे पहले है वायलेट, ठीक है, फिर मेरे पास है इंडिगो, फिर मेरे पास है ब्लू, फिर मेरे पास है ग्रीन, फिर मेरे पास है येलो, फिर ऑरेंज, और फिर हमारे पास है रेड। ये इन कलर्स की हमारे पास तरतीब है कि किस तरह ये कलर्स, डिफरेंट कलर हमने यहां पे मेंशन किए। चलो इसका वेवलेंथ लेते हैं, 400 to 440 नैनोमीटर, 400 to 440 नैनोमीटर। फिर हमारे पास आता है क्या कि 440 to 460, 440 to 460, ये हमारे पास सेकंड है। फिर हमारे पास 460 to क्या 500, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थर्ड है। फिर फोर्थ हमारे पास 500 to 570, 500 to 570, फिर 570 to 590, फिर 590 to 620, एंड द फाइनल वन 620 to 720। ये हमारे पास एक्चुअली वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है। डोंट वरी, मैं फ्रीक्वेंसी भी लिखवाता हूं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी? सबसे पहले हमारे पास है कि 680 to 7, क्या 680 to 789 हर्ट्ज, 789 हर्ट्ज। 6 हमारे पास है कि 668
टू 680, 668 टू 680, ये हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास है 606 टू 668, ये हमारे पास थर्ड फ्रीक्वेंसी है। फोर्थ हमारे पास क्या है 526 टू 606, ये हमारे पास फोर्थ है। फिर 508 टू 526 हर्ट्ज, ये हमारे पास फिफ्थ वन है, ठीक है। 484 टू 508, 484 टू 508, ये हमारे पास सेकंड लास्ट है। एंड द लास्ट वन 400 टू 484 हर्ट्ज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज है। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो कलर्स चेंज हो रहे हैं ये किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये चेंज हो रहे हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्या? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखें सबसे पहले रेड होता है तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इस तरह आप देखिए आप फ्रीक्वेंसीज में ऊपर जा रहे हैं। ब्लू पे आके ये पहले रेड की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। फाइनल वन हमारे पास ये देखिए, अब इसको ये हमारे पास ब्लू की फ्रीक्वेंसी है। अब आप इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम वेवलेंथ का हिसाब कर लें तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ रहा है और ये हमारे पास वेवलेंथ आ रहा है। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या है, वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक्चुअली हमारे पास रेंजेस है। इन्हीं रेंजेस के बेस पे हम बात करते हैं। देखिए ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है और ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लोअर से हायर, हायर से लोअर, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है और इसका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी से चलो आपको पता है। तो इस तरह हमारे पास फिर क्या बनता है, हमारे पास इस तरह का एक स्पेक्ट्रम बनता है। अब उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास फिर डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। अब वो कलर हमें क्यों, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पढ़ा हो कि इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास IR होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, उसमें एक विजिबल रीजन है। जो विजिबल रीजन होता है वही हमें नजर आता है। तो ये जो सारे कलर्स हैं ये विजिबल रीजन में आते हैं। किस रीजन में आते हैं? विजिबल रीजन में। तो हमारे पास जो यहां पे वेवलेंथ की रेंज है वो 440 से लेके, ठीक है, यहां हमारे पास क्या बनती है 720। ये रेंज हम देख सकते हैं यहां पे इस आयरन रॉड में। अब एक ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ब्लैक बॉडी ये ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन को, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और सारों को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एमिशन भी करते हैं। क्या करते हैं? एमिशन भी। तो ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या है? आइडियल एमिटर एंड एब्जॉर्बर है। आइडियल एमिटर एंड एब्जॉर्बर है। ये सारे टाइप्स के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उनको फिर उसी तरह एमिट भी कर सकता है। तो ब्लैक हमारे पास कोई कलर नहीं है। ये ब्लैक बॉडी और ब्लैक होल ये हमारे पास वो चीज है कि जिसमें हर तरह के फ्रीक्वेंसी और हर तरह के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हर तरह के रेडिएशन को और एनर्जी, क्या एनर्जी, इन सारे टाइप्स को ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ये एमिट भी कर सकता है। अब इन ब्लैक बॉडी से रेडिएशन का एमिशन जो होता है, कि जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन का एमिशन होता है, ठीक है, इसी एमिशन पे ये थ्योरी बनी है। इसी एमिशन पे मैक्स प्लैंक थ्योरी बनी है कि ब्लैक बॉडी से जब रेडिएशन एमिट होते हैं तो ये किस फॉर्म में एमिट होते हैं। तो ये इसी पे अभी हम बात कर लेंगे। होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, कंफ्यूजन ये था कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके मुतालिक ये बात था कि ये हमारे पास वेव नेचर है या ये हमारे पास पार्टिकल नेचर है। इन्हीं चीज पे सारी बहस हो रही थी, ठीक है। इस पे बहुत सारी थ्योरीज पेश हुई है। पार्टिकल नेचर पे अगर आपको याद हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी भी पेश हुई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी थ्योरी भी पेश हुई थी, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने जब ये थ्योरी पेश की तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी मतलब यह है कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया, लेकिन साथ में उन्होंने वेव नेचर के बारे में बात की कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, ये क्या है? ये पार्टिकल भी है और इसी में हम वेव की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह, इस पे हम अब बात करते हैं। तो हम आ जाते हैं पोस्टुलेट्स, ये वो कंफ्यूजन थी कि जिससे इन्होंने सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। द नंबर वन पोस्टुलेट क्या था? नंबर वन पोस्टुलेट हमारे पास था कि लाइट इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। क्या था? लाइट इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। ये इसका पहला पोस्टुलेट था कि लाइट अगर एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास कंटिन्यूअसली नहीं होते। आप लाइट तो यहां पे रेडिएशंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास कभी भी कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होते। ये इसका पहला पोस्टुलेट था, ये इसका पहला पोस्टुलेट था, ठीक है। इसी पोस्टुलेट को हम आगे लेके जाते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या बन जाएगा? सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या था? सेकंड पोस्टुलेट था कि लाइट इज emitted or absorbed. Light is emitted or absorbed in the form of packets of energy called quanta. और इन केस ऑफ लाइट हम इसको क्या कहते हैं? इन केस ऑफ लाइट दीज क्वांटा कॉल्ड फोटोन। क्या? फोटोन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसका मतलब क्या है? देखें, हमारे पास जब भी किसी बॉडी से रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है, या हम सपोज करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस से यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इनका मतलब यह है कि वो इस तरह इस फॉर्म में रेडिएशन एमिट होती है, ये एक और ये अलग। इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस मैनर। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूस मैनर। डिसकंटिन्यूस मैनर में हमारे पास ये डिस्क्रीट वैल्यूज है। क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं या पैकेट्स है। क्या है? पैकेट्स है। इन पैकेट्स को उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास क्या है? क्वांटा। क्या है? क्वांटा। कि जब भी एनर्जी इमिट होती है वो इस फॉर्म में इमिट होती है। वो किस फॉर्म में इमिट होती है? वो इस फॉर्म में इमिट होती है। अब इसके लिए दो तरीके हैं। एक, अगर हम कहें कि ये इस तरह वेव के फॉर्म में है। किस चीज में? वेव फॉर्म में है।
लेकिन ये वेव फॉर्म में नहीं है, ये एक्चुअली पार्टिकल फॉर्म में है। क्या है? पार्टिकल फॉर्म में है। और पार्टिकल फॉर्म में इसका इस तरह का मैनर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। इसको हम कहते हैं फोटोन। ये भी हमारे पास है फोटोन। तो एनर्जी का अगर एमिशन है या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, वो इस फॉर्म में डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, जिसको इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वांटा है। इन केस ऑफ लाइट जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोटोन है। तो ये एक्चुअली एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन है। अब जो थर्ड पास्टुलेट है इसका, और बहुत अहम पास्टुलेट है, वो हमारे पास ये है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन इज गिवन बाय फॉर्मूला। अब देखें, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन इज गिवन बाय फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला है उसके लिए? E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है? हम कहते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। किस चीज से? फ्रीक्वेंसी से। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकंड या पास पर सेकंड थ्रू अ पॉइंट। इट मीन कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी। किस तरह का? तो चलो इसको, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास फोटोन है। क्या है? ये हमारे पास फोटोन है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये पूरा, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इसमें हमारे पास इतने फोटोन है और हर एक फोटोन की एनर्जी क्या है? हर एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, एच न्यू। अब जितने हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, तो लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फोटोन है हमारे पास। तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें 18 से। किस चीज से? 18 से। मैंने आपसे बात की कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है कि एक महीने में 4 संडे आते हैं, एक महीने में 5 संडे आते हैं। संडे को हम छुट्टी बनाते हैं। अब छुट्टी और संडे, तो संडे है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, छुट्टी है एनर्जी। जितनी हमारी मतलब यह है कि एनर्जी ज्यादा होगी, तो किस केस में ज्यादा होगी? जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है संडे। तो नंबर ऑफ संडे इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहां पे छुट्टी हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी हमारी छुट्टी इंक्रीज तब होगी जब संडे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। लिहाजा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास 18 फोटोन है, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास 20 फोटोन है। तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटोन की तादाद ज्यादा होगी, डेफिनेटली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लिहाजा यहां पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो चलो इसी इक्वेशन पे आगे अब बात कर लेते हैं कि इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा। ठीक है, अब फोटोन की तो आपको समझ आ गई है कि फोटोन हमारे पास ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है। तो अब एनर्जी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पे हम लगा लेंगे प्लांक कांस्टेंट। क्या? प्लांक कांस्टेंट।
ये हम लगा लेंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो चलो इसकी मैंने आपको वैल्यू निकाल लेता हूं। ये अलग से आप इसका कर लें कि E इज इक्वल टू एच नू, तो H इज इक्वल टू E बाई नू। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास E एनर्जी और ये पर सेकंड, तो इसकी हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी हमारे पास यूनिट आ जाएगी एनर्जी सेकंड। और अगर हम इफ टेकन इन जाउल, अगर हम एनर्जी को जाउल में ले लें तो फिर क्या होगा? तो H इज इक्वल टू जाउल पर इस सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा जाउल सेकंड। क्या? जाउल सेकंड। ठीक है, अब अगर इसमें हम इसकी वैल्यूज को पुट करें तो इसकी वैल्यूज हमारे पास कितनी आती है? तो H की वैल्यू हमारे पास आती है 6.626 into 10 raised the power minus 27, I think so, minus 27 ERG second. H is equal to 6.626 into 10 raised the power minus 34 joule second. ये इनकी क्या है? ये इनकी वैल्यूज है। और 1 जॉउल किसके बराबर होता है? 1 जॉउल बराबर होता है 10 raised the power plus 7 ERG के, ERG के। So the value of energy and frequency of photon are adjusted by nature in such a way। अब देखें कि इसी फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को नेचर में इस तरह एडजस्ट किया गया है कि ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो फोटोन की जो एनर्जी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, तभी हमारे पास ये प्लैंक कांस्टेंट आता है, तभी हमारे पास ये प्लैंक कांस्टेंट आता है। एनी हाउ, ये तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहां पे हमारे पास E क्या है? E हमारे पास है एनर्जी, नू हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और H हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.626 into 10 raised the power minus 34 जॉउल सेकंड। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। मैक्स प्लैंक ने एक कंसेप्ट दिया था इस बात पे। प्लैंक गिव्स द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन। उन्होंने एनर्जी क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया कि इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। क्या होगी? क्वांटाइज होगी। पहले आप क्वांटाइज का मतलब समझे कि क्वांटाइज हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन इसका बेसिकली मकसद क्या है? हमारे पास E इज इक्वल टू H नो, हम सपोज करते हैं N फोटोन के लिए, N नंबर ऑफ फोटोन है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन है कि कितने फोटोन हैं, तो वो हमारे पास यहां पे उनकी एनर्जी क्या होगी? तो हम कहते हैं कि E इज इक्वल टू N H नो। अब ये जो वैल्यू होगी ये क्वांटाइज्ड होगी। क्या होगी? ये क्वांटाइज्ड होगी। किस तरह क्वांटाइज्ड होगी? ये इस तरह क्वांटाइज होगी कि क्वांटाइज का कंसेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10 नोट्स हैं 100 रुपीस के, आप मेरे पास आते हो, आप मुझसे मतलब ये लेना चाहते हो कि आप मुझे सर 800 रुपीस दे दें। अब 800 रुपीस आप मुझसे मांगते हो तो मेरे पास 800 रुपीस मैंने आपको 800 के नोट्स दे दिए, पूरे 8 नोट्स मैंने आपको दे दिए। अब आप कहते हो कि सर मुझे तो 850 चाहिए। अब 850 तो मेरे पास 100 से छोटा नोट है नहीं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस है, मेरे पास 100 से छोटा नोट नहीं है। तो अगर मैं उस 100 के नोट्स को मतलब यह है कि इस तरह फाड़ दो दरमियान में से,
तो ना आपका काम करेगा ना मेरे काम करेगा, लिहाजा वो भी मसले का हल नहीं है। 50 रुपीज में आपको दे नहीं सकता, लिहाजा वो वैल्यू जो होल नंबर में आ जाए, जहां पे फ्रैक्शन और डेसिमल ना हो, जहां पे फ्रैक्शन और डेसिमल ना हो, उसको हम कहते हैं क्वांटाइज। यहां पे जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि या 18 प्रोटॉन होंगे, 20 प्रोटॉन होंगे, 22 होंगे, 24 होंगे, 25, 26, लेकिन 24.5, 20.5, 18.5 नहीं होंगे, आपके पास ये फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। लिहाजा एग्जैक्टली इस तरह अब यहां पे 1 प्रोटॉन वैल्यू पुट करें, 2 प्रोटॉन करें, 3 प्रोटॉन करें, 4 प्रोटॉन करें, 5 प्रोटॉन करें, लेकिन आप 1.2 प्रोटॉन नहीं कर सकते, आप 1.2 प्रोटॉन नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको अगर याद हो तो एक एटॉमिक जब एक्सरेज वगैरह की हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन करता है तो ये एक फोटोन एनर्जी या लेता है या देता है, लेकिन ये कभी भी 1.5 प्रोटॉन या 2.5 प्रोटॉन नहीं देता, न लेता है। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। लिहाजा प्लांक ने कहा था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। एनर्जी क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। इसी कंसेप्ट को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके चले कि हमारे पास एनर्जी किस तरह क्वांटाइज्ड होगी, इस इक्वेशन को हम फर्दर क्या कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम फर्दर थोड़े से चेंजेस करना चाहते हैं तो हमारे पास E इज इक्वल टू NH न्यू, ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन वी नो दैट कि न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, वेयर C इज वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन लाइट, वेलोसिटी अपॉन लाइट 3 इंटू 10 रेज द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो अगर इसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डाल ले तो E हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज के? NHC बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा, वेयर न्यू बार वेव नंबर, क्या वेव नंबर, ये हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर लैम्डा। लिहाजा यहां पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि NHC और न्यू बार, क्या न्यू बार, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ गया। 1, 2 एंड 3, ये 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, तो अब देखिए हर एक प्रोटॉन की अपनी एनर्जी होगी, हर एक क्वांटम की अपनी एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये एनर्जी मल्टीपल होंगे, एनर्जी मल्टीपल होंगे, मतलब ये है कि एक प्रोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू 1, मतलब एक प्रोटॉन है तो NH न्यू, ठीक है, NH न्यू, ये दूसरा प्रोटॉन है इज इक्वल टू NH न्यू, तीसरा प्रोटॉन है इज इक्वल टू NH न्यू, चौथा प्रोटॉन है इज इक्वल टू NH न्यू। लेकिन ये सारी वैल्यूज क्वांटाइज्ड होगी, स्पेसिफिक होगी, होल नंबर में होगी, फ्रैक्शन में आपके पास ये डेसिमल में ये आपके पास नहीं आएगी। लिहाजा ये मैक्स प्लैंक ने कहा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो 10 क्वांटा में भी हो सकता है, 20 क्वांटा में भी हो सकता है, 15 क्वांटा में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को प्रोपोगेट करता है। अब यहां पे देखें, अगर आप वेव नेचर की बात करें तो यहां पे ये वेवलेंथ ये सिर्फ वेव नेचर के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास वेव फॉर्म में है, ठीक है, या ये हमारे पास पार्टिकल फॉर्म में है। दोनों में हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में हम इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा पार्टिकल और वेव बोथ नेचर वर रिजॉल्व्ड बाय द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैंने ट्राई की है कि हर एक चीज को, मतलब यह है कि आपके सामने मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको मसला आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज रह गई है, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने मतलब पूरा इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।